बढ़ेंगे तो कटेंगे। अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। मैंने कभी मौलवी के मुंह से राम राम। सभी को हरियाणा की जनता ने इस बार पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। बीजेपी ने 48 सीटें, आईएनसी ने 37, इंडियन नेशनल लोकल डेवलपमेंट को 2 और इंडिपेंडेंट को। और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम घोषित हुए। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार, मीडिया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स और एग्जिट पोल्स, सभी को हरियाणा की जनता ने इस बार पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। जम्मू कश्मीर का तो सबको पहले से अंदाजा था कि नतीजे कैसे रहेंगे, लेकिन चौंकाने वाला परिणाम हरियाणा से आया। वो हरियाणा जहां हर 5 साल में सरकार बदलती थी, वहां पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार है। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वेव के बावजूद बीजेपी ने फिर से अगले 5 सालों के लिए अपनी सरकार बना ली, वो भी इस बार और ज्यादा सीट्स के साथ। हरियाणा के चुनाव परिणामों का असर अब महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड में होने वाले आगामी चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पर नजर डालें तो परिणाम कुछ इस तरह रहे। बीजेपी ने 48 सीटें, आईएनसी ने 37, इंडियन नेशनल लोकल डेवलपमेंट को 2 और इंडिपेंडेंट को 3 सीटें मिली। ये चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि हरियाणा की जनता को कांग्रेस की जलेबी कुछ मीठी नहीं लगी। अब अगर एग्जिट पोल्स की बात करें तो उसमें कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की जा रही थी। खासकर राहुल गांधी का जलेबी वाला बयान काफी चर्चा में था। आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। और कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि वो जीत कर जलेबी खाएंगे, लेकिन जलेबी का ऑर्डर तो कांग्रेस ने दिया था, मगर अब उसे खा रही है बीजेपी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा पूरा फोकस हरियाणा पर रहेगा। हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे बीजेपी ने साइलेंटली ये जीत हासिल की और कांग्रेस की उम्मीदों को झटका दिया, और आपको पता चलेगा कि कैसे कांग्रेस ने खुद भाजपा को जीतने में मदद की। साथ ही कांग्रेस ने इस पर एक इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी का अब द एंड होने वाला है और मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है। लेकिन मोदी मैजिक को छोड़िए, यहाँ तो योगी मैजिक चल गया। योगी जी ने हरियाणा में सबसे ज्यादा रैलीज की और जितनी क्रेडिट उन्हें मिलनी चाहिए थी, शायद उतनी नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने भी कोशिश पूरी की थी, लेकिन शायद अति आत्मविश्वास के कारण वो एक बार फिर से हरियाणा में हार गई। मोदी और योगी जी की मजबूत कैंपेनिंग और बीजेपी की ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजी ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लोकसभा चुनावों के बाद इस बार बीजेपी ने अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया, जैसा कि कांग्रेस दिखा रही थी। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को यह अति आत्मविश्वास हो गया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार तो नहीं हो पाए, बल्कि उन्हें खुद की पूर्ण बहुमत भी नहीं मिल सकी और उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। वहीं दूसरी ओर 10 सालों बाद भी बस 99 सीटें जीतकर कांग्रेस को इतना अति आत्मविश्वास हो गया कि वे आराम से हरियाणा जैसे राज्य में जीत का दावा कर रहे थे। लेकिन यही अति आत्मविश्वास उन्हें हार की ओर ले गया। चुनावों में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि सही रणनीति और जमीनी स्तर पर मेहनत ही काम आती है, जो इस बार बीजेपी ने बेहतर तरीके से की। कांग्रेस ने इस बार का चुनाव अभियान 3 प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रखा था, और जैसा कि आप देख सकते हैं वो मुद्दे थे किसान, जवान और पहलवान। कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने का वादा किया था। यहाँ आप एक तस्वीर देख रहे होंगे जो किसान नेता गुरनाम सिंह चरूनी की है, जिन्हें लोग एक मजबूत किसान नेता मानते थे। चरूनी ने हरियाणा के पेहोवा से चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे। उन्हें सिर्फ 1170 वोट मिले और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। यह दिखाता है कि जनता ने किसान मुद्दे पर कांग्रेस की बात को गंभीरता से नहीं लिया। जवानों के लिए कांग्रेस ने एग्निवियर योजना को खत्म करने का वादा किया था, जो युवाओं के लिए
एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा था। वहीं पहलवानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और मशहूर पहलवान विनेश फोगाट को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन शायद हरियाणा के लोगों को ये मुद्दे उतने प्रभावी नहीं लगे या फिर उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर अधिक भरोसा किया। चुनाव परिणाम से यह साफ हो गया कि जनता ने कांग्रेस की अपेक्षाओं के उलट बीजेपी पर ज्यादा विश्वास जताया और उनके कामकाज को प्राथमिकता दी। हरियाणा चुनावों में जातियों का समीकरण भी साफ तौर पर देखने को मिला। कांग्रेस जहां वर्षों से जाट पॉलिटिक्स करती आ रही है, वहीं बीजेपी ने गैर जाट राजनीति पर फोकस किया। हरियाणा में लगभग 25% जाट और 7% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर माने जाते हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने अपनी रणनीति 39% ओबीसी, 21% दलित और 8% पंजाबी वोटर्स पर केंद्रित की। ये 68% वोटर्स बीजेपी की सफलता की कुंजी बने। लोकसभा चुनावों में जहां ओबीसी और दलित वोटर्स बीजेपी से कुछ हद तक नाराज दिख रहे थे, वहीं विधानसभा चुनावों में उन्होंने बीजेपी को फिर से अपना समर्थन दिया। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडे पर वापसी करना। योगी आदित्यनाथ को हरियाणा में सबसे ज्यादा रैलियां दी गई और उनकी उपस्थिति ने चुनाव प्रचार को मजबूती दी। योगी जी का एक बयान जिसमें उन्होंने कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा ने भी हरियाणा के हिंदू वोटर्स को प्रभावित किया, जिससे हिंदू वोट्स बीजेपी की ओर कंसोलिडेट हो गए। इस मुद्दे ने बीजेपी को और मजबूती दी, खासकर उन इलाकों में जहां धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों का गहरा प्रभाव होता है। अगर हम राजनीतिक समीकरणों और जातिगत राजनीति को एक तरफ रख दें, तो हरियाणा में पिछले कुछ सालों में विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। नए हाईवे, हाईटेक शहर जैसे गुरुग्राम और डीएलएफ साइबर सिटी का विकास हुआ है और कई नई उद्योग स्थापित हुई हैं। हालांकि इसके बावजूद हरियाणा की बेरोजगारी दर 2021-22 में 9% थी, जो राष्ट्रीय औसत 4.1% से दोगुनी है और पड़ोसी राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से भी अधिक रही। इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को आरएसएस का पूरा समर्थन मिला, जो कि लोकसभा चुनावों में कुछ हद तक कम देखा गया था। आरएसएस ने हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खासी सक्रियता दिखाई और इसका परिणाम यह हुआ कि कम से कम 29 ग्रामीण सीटें बीजेपी की झोली में आ गईं। इस बार के चुनावों में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान ने भी बीजेपी को जीताने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की। कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा के बीच की जो अंदरूनी लड़ाई थी, वो पूरी तरह से जनता के सामने आ गई। इस आपसी संघर्ष ने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे पार्टी के भीतर अस्थिरता और विभाजन की स्थिति साफ दिखाई दी। इससे कांग्रेस का चुनावी अभियान कमजोर हो गया और पार्टी एक स्पष्ट नेतृत्व नहीं दिखा सकी। इस स्थिति का फायदा बीजेपी को मिला। दोस्तों, चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन सवाल यह उठता है, अगर ईवीएम में कोई दिक्कत होती तो जम्मू और कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे जीत जाती। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए कि भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। जरा आप भी सुनिए। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। दोस्तों, ये थे हरियाणा के चुनाव परिणामों से जुड़े वो अहम पहलू जिन्होंने इन चुनावों को दिलचस्प और चौंकाने वाला बना दिया। कहते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। शायद ये बात यहाँ बीजेपी पर बिल्कुल फिट बैठती है। जहाँ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां बीजेपी के दी एंड का सपना देख रही थीं, वहीं बीजेपी ने बिना शोर शराबे के अपनी रणनीति से जीत हासिल की और सबको चुप कर दिया। देश में एक संतुलित और सक्रिय विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक मजबूत विपक्ष सरकार की नीतियों पर नजर रखता है और जनता के मुद्दों को सही तरीके से उठाने का काम करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि कांग्रेस अब इस हार से क्या सबक लेगी? क्या कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह को सुलझाकर एक मजबूत विपक्ष बन पाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि लोग अपने मताधिकार का ऐसे ही बढ़ चढ़कर उपयोग करेंगे, ताकि लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जा सके और देश को अच्छे प्रतिनिधि मिलते रहे। आखिरकार
अनुसार लोकतंत्र की ताकत जनता के हाथों में होती है और एक मजबूत लोकतंत्र ही एक विकसित और समृद्ध देश की पहचान है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।